कुछ सालों से मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। जो यूट्यूबर्स पहले एंटरटेनमेंट का सिंबल थे, आज वही लोग कंट्रोवर्सी, गुंडागर्दी और क्रिमिनल केसेस में घिर चुके हैं। एक बार सोचो, यूट्यूब ने दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन कुछ क्रिएटर्स ने उसे प्लेटफॉर्म नहीं हथियार बना लिया है। और ये कहानी उन्हीं यूट्यूबर्स की है जिनके पास इन्फ्लुएंस तो था बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या होता है जब यूट्यूबर्स क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ट्रस्ट मी, वीडियो के अंत तक आप सब कुछ समझ जाओगे। नवंबर 2023 एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 3 लोग बाबा जैसे दिखते हैं। वो रजत दलाल के घर पहुंचते हैं, लेकिन इसके आगे उन बाबाओं के साथ जो होने वाला था वो एकदम शॉकिंग था। हनुमान चालीसा सुना दो। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़ हो? ठीक है, सारा सब सही है। ये साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा। इसके घर में तेरे को पता है हनुमान चालीसा नहीं आती। तुम चलो बताओ कौन से भगवान के 4 सिर होते हैं? राम के भाई का नाम क्या था? तुम हिंदू नहीं हो ना? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू बन के रजत दलाल उन बाबाओं के साथ फिजिकल हैरेसमेंट करता है और उन्हें धमकाते हुए हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र पूछता है। और वो यही नहीं रुकते, वीडियो में साफ दिखता है कि वो अपने हाथ में एक हथौड़ा पकड़े हुए हैं और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें बार बार धमका भी रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तब पब्लिक को लगा वो फेक बाबा है और उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ। चलो ठीक है, अगर वो फेक बाबा थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचो, क्या कानून को अपने हाथ में लेना हमारा काम है? क्या हम किसी को इस तरीके से हैरेस करके जस्टिस दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस काम की जिम्मेदारी सिर्फ रजत दलाल ने ले रखी है। लेकिन रजत दलाल यहीं रुक जाते तो ठीक था, क्योंकि 1 मई 2024 अहमदाबाद में एक 18 साल का फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट जिसका नाम ध्यान था, वो रजत के अंडर ट्रेनिंग जिम जाता था। उस लड़के ने एक मीम टाइप वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। उस वीडियो में रजत को माइटी राजू बोला गया। तब कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ठीक 1 महीने बाद वही मीम वायरल हो गया और रजत दलाल को पता चल गया। और उसके बाद जो ध्यान के साथ हुआ वो असल में शॉकिंग था। फैमिली स्टेटमेंट और वायरल क्लिप्स के अनुसार ध्यान के चेहरे पर गोबर लगाया गया, उसे चप्पल से मारा गया, उससे उठक बैठक करवाई गई और यहाँ तक कि उसे गंभीर तरीके से धमकाया भी गया। इन सब के बाद ध्यान की हालत एकदम खराब हो गई। रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फोन किया, बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना, तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर की। उसके साथ क्या क्या हुआ ना वो मुझे एक्सप्लेन, देखो अब बहुत खराब नहीं करने वाली चीजें की है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि पूरा इंसिडेंट रजत ने रिकॉर्ड किया और बेहिचक सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर क्राइम किया तो उसको रिकॉर्ड ही क्यों किया? तो सीधी सी बात है, रजत को कानून अपने हाथ में लेना पसंद है। उसे किसी की परवाह नहीं और वो खुद को अनटचेबल समझता है। मेरे को धमकी दी है, बोले अगर पुलिस में गया या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है। जून 2024 में ध्यान के परिवार ने साबरमती पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। ध्यान को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ा और पुलिस ने रजत और उसके एसोसिएट को अरेस्ट किया, लेकिन कुछ ही घंटों में बेल मिल गई। मतलब रजत पहले से जानता था जो भी क्राइम कर लो छूटने का रास्ता मिल ही जाएगा, और वो इस बात पर गुरूर महसूस करता है, भाई हम तो ऐसे ही हैं, गुंडे बदमाश, हम तो ऐसे ही हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद कैरी मिनाटी ने भी रजत दलाल को रोस्ट किया और रोस्ट के रिस्पांस में रजत का ईगो हर्ट हुआ। उसने कैरी मिनाटी को डायरेक्ट धमकी दी और माफी मांगने को कहा। पर भाई मेरे को जितना पता है मैंने आपसे कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है, वो मैं उतार। आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका बीम बनाएंगे। कैरी मिनाटी ने मैच्योरिटी दिखाते हुए उस पार्ट को डिलीट कर दिया और अपोलॉजी दी। पर सोचिए, वही रजत जो पहले फिटनेस और डिसिप्लिन से लोगों को इंस्पायर करता था, अब खुद गुंडे बदमाश बनकर क्राइम करता है। और रजत का ये रेकलेस बिहेवियर यही नहीं रुकता। 25 फरवरी 2024 फरीदाबाद सेक्टर 27 एक स्पीडिंग वीडियो वायरल होता है। उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ज्यादा स्पीड के वजह से एक 24 साल का 2 व्हीलर राइडर गिर गया। पर रजत को उस टाइम फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो वैसे ही चलाता है। कोई बात नहीं। गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है।
वीडियो 30 अगस्त 2024 को वायरल हुआ और पब्लिक आउटरीच के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बोला कि फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं मिली, पर वीडियो सोशल मीडिया पर होने की वजह से एक्शन लिया जाएगा। फिर भी आज तक रजत आराम से घूम रहा है और उसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वो जानता है पुलिस मेरी जेब में है, जब मन करे तब क्राइम कर लो और जब मन करे पुलिस केस से निकल जाओ। यही है असली प्रॉब्लम। जब एक इन्फ्लुएंसर सिस्टम के ऊपर खुद को रख लेता है तो वो सिर्फ एक गुंडा बदमाश बन जाता है। एल्विश यादव के फैन करोड़ों में है और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब से एल्विश बिग बॉस के विनर बने हैं तब से उनका लोगों के साथ खराब बर्ताव और कंट्रोवर्सीज दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। वो एक टाइम पे सिर्फ एक एंटरटेनर थे, लेकिन अब लगता है जैसे फेम के साथ साथ उनमें ईगो और एग्रेशन दोनों आ गए हो। उनके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि आज एल्विश सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि लोगों की नजर में एक क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इनमें से कुछ एलिगेशन सही भी साबित हुए हैं। नवंबर 2023 एल्विश पर एक बड़ा केस सामने आया, स्नेक वेनम से जुड़ा मामला। इस मामले में इनके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धाराएं लगी, फॉरेंसिक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन हुए और यहाँ तक कि अरेस्ट भी हुए। अब मैं यहाँ सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो पब्लिक रिकॉर्ड्स और न्यूज रिपोर्ट्स में आया। कुछ एलिगेशन की जांच अभी भी चल रही है और कुछ मामले में ठोस सबूत अभी भी क्लियर नहीं हुए। बट एनीवे, जब अरेस्ट हुआ था तो थोड़े ही समय में बेल भी मिल गई और एल्विश जेल से बाहर आ गया। लेकिन सोचो जरा, अगर एल्विश की जगह कोई और होता तो क्या सेम स्पीड से बेल मिलती? आज भी लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी के लिए कानून अलग और आम आदमी के लिए अलग, लेकिन क्यों? और जब इस केस के बाद स्ले पॉइंट जैसे यूट्यूबर ने एल्विश को रोस्ट किया तो एल्विश को बुरा लगा और इसके आगे एल्विश ने डायरेक्ट स्ले पॉइंट को धमकी दे दिए और ये भी कहा कि अगर तुम वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो आगे जो होगा वो सोच भी नहीं सकते। और मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन इनको मैं घसीटूंगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। स्ले पॉइंट ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन इसके बाद एल्विश को अब लोग छपड़ी, गुंडा और यहाँ तक कि उसे क्रिमिनल भी कहने लगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न वही है, जब किसी इन्फ्लुएंसर के पास अनचेक्ड पावर और फैन बेस हो तो वो कानून को लाइटली लेता है और अगर केस हो भी जाता है तो फ्रिक्वेंटली बेल मिल जाती है और वो आराम से बाहर आ जाते हैं। जून 2025 मलिक स्वास बकलर का तुर्की वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूँ क्या है ना, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। उसके बाद मलिक जो एक ट्रैवल ब्लॉगर है और अपने चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग अपलोड करते हैं, लेकिन उसी ब्लॉग के क्लिप्स ने सब कुछ बदल दिया। इस वीडियो में मलिक एक तुर्किश वुमेन को हैरेस करते हुए नजर आते हैं, इनसेंसिटिव, रेसिस्ट और मिसोजिनिस्ट कमेंट, और वो भी हिंदी में। जब ये वीडियो तुर्की में ट्रांसलेट हुआ तब वहाँ के लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं, ये तो क्राइम है। और फिर क्या था, लोकल अथॉरिटीज ने मलिक को डिटेन कर लिया और यहाँ तक की सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उसको पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी। Benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, इंडिया में भी लोगों ने इस इंसिडेंस को देखा और हेट रिएक्शन आया, क्योंकि भाई जब आप दूसरे देश में लोगों को हैरेस करते हो तो उसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि इंडिया का नाम भी बदनाम होता है। मलिक को शायद लगा था इंडिया में तो पैसे देकर निकल जाते हैं, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, पर इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक सेंसिटिविटी अलग होती है। तुर्की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मलिक को समझाना पड़ा कि कैमरा ऑन होने का मतलब सिर्फ कंटेंट नहीं, एक सिविक सेंस नाम की भी चीज होती है। इंडिया में हमने देखा है कि कई ऐसे केसेस जहाँ क्रिमिनल आसानी से छूट जाते हैं, पर इंटरनेशनल स्टेज पे अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टर होता है। मलिक का केस यही सिखाता है, ग्लोबल ऑडियंस और ग्लोबल लॉ दोनों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस को सहना पड़ेगा। 16 मई 2025 हरियाणा पुलिस ने एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया। India's big crackdown on Pakistan spy nexus continues. YouTuber Jyoti Malhotra has been arrested for alleged espionage activities she did while in touch with Pakistan High Commission staffers and the operative. एक व्लॉगर जो अपने चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग्स अपलोड करती थी, लेकिन उसी ब्लॉग ने उसकी जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति मल्होत्रा पर सीरियस एलिगेशन लगे। एलिगेशन ये थे कि वो पाकिस्तानी हैंडलर के कांटेक्ट में थी और उन्हें सेंसिटिव लोकेशन, फोटोज और कॉन्फिडेंशियल मैसेज शेयर
करती थी। और फिर क्या, इसके बाद ही 16 मई 2025 को उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट किया गया। और जब उनके बेल की मांग उठी तो 25 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने बेल को डिनाइड कर दिया। ज्योति अभी भी जेल में है, लेकिन एक समय था जब ज्योति मल्होत्रा एक सिंपल ट्रैवल ब्लॉगर थी, और या फिर ब्लॉगर बनने का नाटक कर रही थी, आई डोंट नो। लेकिन आज वही नाम नेशनल सिक्योरिटी के तहत एक क्रिमिनल के रूप में लिखा गया है। ये केस एक चीज साफ दिखाता है, यूट्यूब सिर्फ फेम का जरिया नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगला यूट्यूबर तो अपने क्राइम के वजह से उम्र कैद तक पहुंच गया। ये है वजिंदर सिंह, जिसका वायरल मीम आपने जरूर देखा होगा। हाँ, ये वही आदमी है जो यूट्यूब पर प्रोफेट वजिंदर नाम से अपना चैनल चलाता है। उसके वीडियोस में आप देखे होंगे कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो, ये उसे ठीक कर देते हैं, चाहे वो जानलेवा ही क्यों ना हो। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यसू यसू मेरा यसू। और सबको पता है कि ये एक फेक बाबा थे, लेकिन उसके पास अंधभक्तों की कमी नहीं थी। लेकिन जैसा वो इंटरनेट पर प्रोफेट बन के दिखाता था, वैसा ही एक डार्क सीक्रेट उसके अंदर छिपा हुआ था। 2018 में वजिंदर सिंह के ऊपर एक केस फाइल हुआ, चार्जेस लगे सेक्सुअल असॉल्ट और फ्रॉड का। वो केस तब से चलता आ रहा था और फाइनली 2025 में कोर्ट ने उसके सभी एलिगेशन को साबित कर दिया और उसी दिन उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। एक पल में हीलर से क्रिमिनल बन गए वजिंदर सिंह। इंटरनेट पे वो लोगों को डिवाइन पावर का ज्ञान देता था, लेकिन रियलिटी में वो एक डबल फेस्ड कॉनमैन निकला। आज वो वही जेल के अंदर है और अपना सजा काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब यूट्यूबर्स जो खुलेआम क्राइम करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और किसी को भी असॉल्ट कर देते हैं, फिर भी इनके करोड़ में फैन कैसे है? और वो फैंस भी ऐसे हैं कि अगर आपने इन इन्फ्लुएंसर के बारे में जरा सा भी कुछ बोल दिया तो ये टॉक्सिक आर्मी आपके डीएम्स में घुस जाएंगे, गालियां देंगे, धमकाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनके आइडल पर सवाल उठाया। देखो भाई, 100 बात की एक बात, आज भले ही इंडिया मार्स तक पहुंच गया हो या वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी इस देश में पावरफुल लोगों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह लगता है। और अगर आपने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो ये डिजिटल गुंडे बदमाश आपका क्या हाल करते हैं वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया। लेकिन जब यही यूट्यूबर्स किसी गुंडे बदमाश या किसी गैंगस्टर से भिड़ जाता है तो क्या होता है? आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।